सर सर को बहुत सारा धन्यवाद। और सर ने बहुत ज़्यादा बोला है लिटरली, क्योंकि जितने भी ऑफिसर देखेंगे सब अपने स्तर पे बहुत कुछ अच्छा करते रहते हैं। कई लोग का हमारे सामने आ जाता है, कई लोगों का उतना दिख नहीं पाता है, लेकिन मैं जितने ऑफिसर से मिली हूँ ना, मैं उनसे जब किसी ड्यूटी में, हम लोग की लंबी ड्यूटी रहती है, बैठ के उनके बारे में सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है जितना उन्होंने किया है। तो कभी भी अपने कार्यों को लेकर कभी आप ये मत सोचिएगा कि आपने जितना किया है पर्याप्त है, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और मैं खुद इस जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस सेंटर के बारे में शुरू से जान रही थी, और साक्षी उससे मेरी मुलाकात हुई थी एक दो बार, तो उसने बोला भी था कि मैम आप कभी हमारे युवा सेंटर आइएगा। तो मैं सोचती थी आओ करके, पर रायपुर की ड्यूटी ऐसी हो जाती है कि संडे भी हमारी ड्यूटी रहती है, तो वो हो नहीं पा रहा था सेट। पर बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहीं राह, सर का ही कॉल आ गया तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे 2 टॉपिक हैं, एक तो महिला सशक्तिकरण पे और दूसरा एग्जाम को लेकर। तो आप लोग मेनली किस पे सुनना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा 10:30 के पहले, तो एक टॉपिक पे ही क्योंकि पढ़ेंगे तो उस पर बहुत डिटेल जाएगा, इसीलिए। कौन से पे? पीएससी पे ना, ठीक है। इसीलिए चूंकि आपका जीवन इस तरह था कि मैं चाह रहा था कि बेटियों को आज क्लास में लिखा भी था सभी लड़कियां सिलेक्शन प्रीलिम्स क्लियर हुआ बोल के चले जाऊंगी, उसका 20 to 30% आपके दिमाग में रहेगा, और भी एक हफ्ते बाद चला जाएगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन रहेगा, आप लोग बोले रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसीलिए सिलेबस नहीं हुआ लगा, मैथ्स वीक है इसलिए। और तो मैथ्स तो सी सेट में था, तो आपका जीएस ओके। जनरली नहीं तो लोगों का सी सेट निकल ही जाता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग रहता है ना सी सेट, बहुत सारा एक्यूरेसी नहीं था, ठीक है। और याद नहीं रहे, बहुत रिवाइज करने की बात की। हाँ चलो, तो अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें याद करनी है। पर कुछ नहीं करना, सीधा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है जो आपके प्रीलिम्स में भी है और आपके मेंस में भी है। बस आपको जरूरत है उसको स्टार्ट करने की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जब भी पीएससी का स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को सबसे पहला क्या देखना पड़ेगा? उसका सिलेबस, है ना। स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना ना, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे? उसका सिलेबस। तो प्रीलिम्स के देख लो और मेंस के देख लो, कितने सिलेबस में कितने टॉपिक्स मैच कर रहे हैं। आप लोगों ने चेक किया कभी? प्रीलिम्स और मेंस का देखोगे तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, स्पेशली जीएस, छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है। संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसी में लोगों के गड़बड़ होने के दिक्कत उसी में ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको संविधान को बताओ, इतने बड़े लोगों ने हम बनाया है उसको ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ो और पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। आप लोग एक बार पढ़ते हो तो कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद होते हैं, लेकिन आपको हर पॉइंट को उसका याद करना जरूरी है। तो उसके लिए समझना है, तो एकदम बारीकी संविधान पढ़ते हैं। और जब एग्जाम में आता है तो 3 पॉइंट दिया होगा, 2 सही, 1 सही, 1 गलत, ऐसे दिया रहता है। तो एक लाइन तो समझ में आ जाएगा, दूसरे पॉइंट का कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए गड़बड़ होता है। तो इसीलिए संविधान को भी बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो वो भी दोनों का हो गया। आपके पास सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद में आपके पास होना चाहिए पीवाईक्यू। मुझे एक्चुअली ये वाला बोर्ड बन नहीं रहा है आगे ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने साल के आप लोग देखते हो? 18 से 5 साल देख रहे हो। लेकिन आप लोग ना देखो, आप लोगों का अगर अभी एग्जाम नहीं देना तो कम से कम 8 साल दो, क्योंकि जो लोग अभी ग्रेजुएशन में रहते हैं या जिनको लगता है, और जो तुरंत एग्जाम नहीं है या लंबा आपको 1 साल का भी टाइम मिल रहा है ना, तो अब तो 8 साल का दे लेना चाहिए।
मैंने जब तैयारी किया था, मैं बता रही हूँ, मैंने नवंबर दिसंबर में प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी और फरवरी में प्रीलिम्स हुआ। 1 मार्च से मैंने मेंस का स्टार्ट किया था। 24-25 मई को मेरा एग्जाम होना था। सिर्फ 2.5 महीने मैंने पढ़ा था और भी कोचिंग ज्वाइन किया था और क्रैश कोर्स टाइप से रहता ना, वैसा पढ़ा था। तो ऐसा नहीं कि मैंने साल भर मेंस को पढ़ा तभी मेंस क्लियर हुआ। तो आपको कम टाइम में कितना वो करना है, इसके लिए सबसे एक सुने होगे स्मार्ट स्टडी करना। हर कोई बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करना, लेकिन कैसे करें, किसको स्मार्ट स्टडी बोलेंगे? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको एक अंदाजा मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे रहते हैं। पहले क्या था, 5 ऑप्शन दिया रहता था, अभी वाले में शायद हुआ था वैसे ना, इजी आया था अभी का प्रीलिम्स पिछले साल से। तो कई बच्चों का ये कहना था कि हम लोग टफ के लिए तैयारी किए थे इसलिए इजी वाला नहीं बना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, जो सबसे बनता है वो तो बनना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे तो क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। और नोट्स कैसा होना चाहिए, सिनॉप्सिस पैटर्न में। आई थिंक बनाते होगे सब लोग। किसी के नोट्स में कोई डेफिनेशन भी आप लोग लिखते हो या कोई भी टॉपिक पे लिखते हो तो ऐसा है क्या कि एक लाइन से पूरा, जैसे ये कॉपी है तो पूरा यहां से ऐसे करके लाइन टू लाइन लिख रहे हो, ऐसा आप लोग की कॉपी में है कि पॉइंट में है? सभी के नोट्स में? तब तो आप लोग बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि वही करना है। आपके पूरे नोट्स किस में होना चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए। पॉइंट में रहेगा तो उसको पढ़ना बहुत इजी पड़ता है। ठीक, फिर आपका टाइम टेबल बनाना होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल में भी 2 टाइप के, एक तो साल भर का आपको कैसे क्या करना है करके आपका देखो, एक डेली रूटीन में कितने घंटे पढ़ने हैं उसके हिसाब से जो लोग बनाते हैं वो वाला, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितने दिनों में खत्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर सीजी हिस्ट्री पकड़ा है तो उसी को 2 महीने तक पढ़ रहे हो। आपके जितने सब्जेक्ट हैं पहले सारे सब्जेक्ट को नोट डाउन करो, उसमें आप देखो कि वेटेज किसका किसका कितना है। आप इसमें देखो कि किसके सिलेबस में वास्ट है, किसको आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। डेफिनेटली इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, सीजी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो सीजी हिस्ट्री 15 दिन में भी अगर आप अच्छे डेडिकेशन से पढ़ोगे ना तो 15 दिन में आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीजी हिस्ट्री को ही 2 महीने तक खींच रहे हो तो फिर आपको बाकी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो एक आपका पैरेलल होना चाहिए, चलना चाहिए। उसमें कौन कौन से सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दो, उसमें कितने सब्जेक्ट होते जा रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पे डेज लिख दो और यहाँ पे कंप्लीट, ऐसा एक टेबल आपका होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे सीजी हिस्ट्री लिखे तो आपने अगर लिखा है कि मैं इसको 15 दिन में करूंगा तो जिस दिन पढ़ना शुरू कर रहे हो इसका डेट लिख दो और 15वें दिन देखो कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हुआ मतलब आप बहुत अच्छे स्पीड में चल रहे हो, कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अपनी गलती पकड़ो। फिर दूसरा, इसमें आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि किसको डेली पढ़ना है और किसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। जैसे मैंने बोला सीजी हिस्ट्री, तो इसको आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको डेली वाइज पढ़ना है। इसमें नया पेज प्लस ठीक है। तो आप बताओ कौन कौन सा पहले पढ़ना, मतलब डेली पढ़ना है ना। मैथ्स में भी आपका 2 चीजें हैं, एक प्रीलिम्स के लिए आपका क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है ना, और मेंस में क्या आता है आपका, मेंस में एप्टीट्यूड के साथ साथ 10th वाला मैथ्स आता है ना, एक 10th वाला मैथ्स आता है। तो 10th वाले मैथ्स को आपको डेली नहीं बनाना है। 10th वाले मैथ्स को आप एक डेज पीरियड लेना कि मुझे 1 महीने में 15 दिन में ये मैथ्स कंप्लीट करना करके इसको वो करना। लेकिन एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स होते हैं लाइक आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे पीएससी दिया हुआ है, व्यापम लिखा है, एसएससी लिखा है, बैंकिंग लिखा है और रेलवे लिखा है। मैं बताऊँ रेलवे का छोड़ के मैंने बाकी सब की तैयारी कर रखी है, इसलिए मुझे पता है
मैं जब बैंकिंग की तैयारी कर रही थी तो मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया था, और मैं बता रही हूँ 0.5 से मेरा क्लैरिकल में चुका था। मैं मेरे ख्याल से IBPS क्लर्क का पोस्ट आता उस समय मैंने दिया था। जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसी का तैयारी किया था, बैंकिंग का मैंने तैयारी किया था, तो मेरा 0.5 से चुका था। तो उस समय बहुत अफसोस हुआ था, पर अब खुशी होती है ना। हाँ, अब मैं व्यापम जब दी तो उस समय ना CGP 2015 में RI का व्यापम का एग्जाम हुआ था। मेरे ख्याल से 20-30 साल बाद डायरेक्ट RI का एग्जाम हुआ था, और उसमें जब हुआ था ना तो उसमें छत्तीसगढ़ के सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे और GS के क्वेश्चन आए थे। और मैं बता रहा हूँ मैंने बाकी कुछ की तैयारी नहीं की थी। जैसे सर ने बताया मेरे भैया ने मेरा फॉर्म भर दिया था, इसलिए मैं पेपर देने गई थी, पर मेरा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा था। और जब RI का व्यापम का हम लोग एग्जाम देते तो जो SSC में जो मैथ्स पढ़ते हैं उसके भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं चूंकि SSC की भी तैयारी कर रही थी, और मैंने ऐसा नहीं है कि सालों साल तैयारी किया है, सिर्फ 3 या 4 महीने। मैं यहाँ पे आई थी मई में, मैं तैयारी करना शुरू की थी और अगस्त में एग्जाम था। तो मई से अगस्त में आप लोग देख लो कितने दिन का अंतर हो रहा है, कितने महीने हुए, 4 महीने। इसी अगस्त में 30 अगस्त को मुझे याद है RI का एग्जाम हुआ था, और मैंने पूरा मैथ्स को ही वो किया, क्योंकि एक साथ सब चीजें नहीं कर सकते। मैं मैथ्स रोज डेली बनाती थी और रीजनिंग डेली बनाती थी। और बैंकिंग में क्योंकि मेरा इसलिए कमजोर हो जाता था, मैं हिंदी मीडियम की थी और बैंकिंग में इंग्लिश का क्वेश्चन आता था, पूरा 3 चीजें आती थी, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश। और इन तीनों में आपका अगर अच्छा है तो आपका बैंकिंग में अच्छे उसमें सिलेक्शन होगा, अगर आप PO की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश के कारण मेरा नहीं हो पाता था। पर ये अच्छा हुआ कि मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा था उसके चलते मेरा, जब मैं व्यापम का एग्जाम दी तो व्यापम में मेरा बहुत अच्छा हो गया। हाँ, और मैंने व्यापम की तैयारी नहीं किया था, ये भी बता दूं। मैंने व्यापम का सिलेबस देख के व्यापम के लिए पढ़ना नहीं शुरू किया था। मैं पढ़ रही थी बैंकिंग का, और बैंकिंग भी उसको भी दिमाग में मत रखो कि बैंकिंग पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी मैथ्स और रीजनिंग। और डेली मैंने महिंद्रास का कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया था। डेली उसमें क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी ज्वाइन किए थे, हम लोग 4-5 फ्रेंड्स एक साथ रहते थे, पर वो लोग कभी ना जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसको नहीं देते थे। तो मैं ऑनलाइन टेस्ट डेली अटेम्प्ट करती थी, और उसमें भले ही मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, कई सारे टॉपिक ऐसे रहते थे जिसके क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था, तो जब ऑनलाइन देते थे ना तो उसमें क्या होता था, उसमें टाइमर लगा होता था कि विद इन इतने टाइम पे आपको इतने क्वेश्चन बनाना है। तो फिर उसे मैं देखती थी, मेरा जो फिर रैंकिंग होता था जितने भी महिंद्रास के सेंटर है सब में, तो मेरा बहुत लोअर रैंकिंग आता था, पर मैं निराश नहीं होती थी, क्योंकि मुझे अपने आप से कंपटीशन रहता था कि मैं इस बार अगर मैंने जितने क्वेश्चन बनाए, इस बार अगर 50 बनाई हूँ तो अगली बार मैं 60 बनाऊंगी, ये मेरा टारगेट होता था। तो आपको अपना टारगेट खुद रखना है, आप खुद से कंपटीशन करिए। तो जो मैं इसमें दे रही थी ना एक चीज, इसका अगला है टेस्ट देना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग प्रीलिम्स देते हो, प्रीलिम्स में आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो मैथ्स आपने बताया ना किसी ने CSAT नहीं बना, इसीलिए क्योंकि आपको मैथ्स डेली पढ़ना है और आप डेली नहीं पढ़े होगे। तो इसमें भी आपको डेली एक एक टॉपिक पकड़ो, एक टॉपिक को कम से कम 1 हफ्ता चलाना है। ऐसा करोगे कि आप एवरेज को पकड़े और आप उसको एक दिन में एवरेज बन जाएगा और 10 क्वेश्चन बना लिए और बोलोगे कि मेरा एवरेज बन जाता है, तो फिर आप गलतफहमी में हो, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे आप बुक देखोगे ना तो बुक में जनरली क्या होता है, हर वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया रहता है, पर आपको हर वैरायटी में कम से कम 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपका माइंड उस टॉपिक के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा आपसे बन जाएगा। तो उसके लिए आपको कम से कम मैथ्स जो है हर टॉपिक में 1 हफ्ता दो। आपके जितने मेरे ख्याल से 10 या 12 टॉपिक होते हैं, देखियो एप्टीट्यूड में कितने टॉपिक होते हैं, 10-12 टॉपिक होते हैं, है ना। 7 से कर दो 70 दिन, 70 दिन मतलब 2-2.5-3 महीना में आपका पूरा एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ लिए मैथ्स तो और नहीं पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, उसका डेली प्रैक्टिस करना है, डेली क्वेश्चन बनाना है। और आपके पास जो बुक्स आप रखते हो
ठीक है, टेस्ट देना, टेस्ट में भी इसमें मैं बता दूं आपको मैथ्स का भी देना है, ऑब्जेक्टिव्स भी डेली बनाना है। जिस टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। मान लो अगर आपने ये पढ़ लिया कि अकबर के बारे में पढ़ लिया, तो अकबर उसका 10 क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, अकबर का बेटा कौन था, अकबर ने कौन कर नीति लगाई, अकबर ने और क्या क्या अच्छा किया, ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो। तो जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये किया था कि मैं जब जो टॉपिक पढ़ी थी उसके 10-15 क्वेश्चन खुद बना लेती थी। उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे सारे क्वेश्चन मैं खुद बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझसे उस समय उतना समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो जो दिमाग में आता था वो करते जा, लेकिन पढ़ते रहो, उसमें लगे रहो। तो मैंने सबसे बेस्ट चीज ये किया था कि मैंने पहले शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद बनाना तैयार किया। फिर मैंने देखा मार्केट में वो चीज मिल रहा है, तो जो चीज मिल रहा है मैं उसमें मेहनत क्यों करूं, मुझे तो स्मार्ट स्टडी करना है ना। तो मैंने क्या किया, अपना टाइम बचाया, मैं मार्केट से जो बुक मिलता था ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसके बुक ले आते थे। मैंने फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम कभी नहीं दिया है, पर मैंने फूड इंस्पेक्टर की बुक रखी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते थे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने कितने सारे बुक्स खरीद लिए थे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन चाहिए। और जो क्वेश्चन एक बार बना लियो, एक बुक से ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, अगली बार में तो ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि आप उसके आंसर चेक कर ले रहते हो। तो इसलिए उसको नहीं देखना है, अब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा बुक देखना है। तो अलग अलग आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के आते हैं। एक विकास परक आता था, उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स रहते थे, मैं उसको भी पढ़ते थे। उसके बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ूँ अलग बात है, पर मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स जरूर देखते थे। तो आपको जितना हो सके ना उतना ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें देना है, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, 2 नंबर का आंसर राइटिंग। अगर आप मेंस दिए ना, तो मेंस में ऐसा नहीं कि आप पूरा 10 नंबर का आंसर लिख रहे हो। 10 नंबर के आंसर लिखने लगोगे तो आपके दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, आप बाकी पढ़ोगे कब। तो हमेशा जब भी आप मेंस की तैयारी करो तो आपका 2 नंबर का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है कि आपका ऐसे जैसे है, तो डेली में क्या क्या पढ़ना है। डेली में आपका एक मैथ्स हो गया, एक ऐसे के लिए। अब बोलोगे ऐसे को कैसे पढ़े मैडम डेली, तो ऐसे को कैसे पढ़ना है, ऐसे के लिए आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ोगे। पढ़ते हो डेली, क्या पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, हाँ, उसका संपादकीय यानी कि एडिटोरियल उसका पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपका ऐसे के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली पढ़ रहे हो ना, जो भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या करना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स रहते हैं, कई सारे IAS उनका भी लिखा रहता है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह में जस्टिस लोगों का भी लिखा रहता है। तो आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो आपका मेंटेलिटी चेंज होता है, आपका चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। क्योंकि जैसे अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। आप लोग इलेक्शन में क्या बोलोगे, हाँ, 2 मेन पार्टी थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसमें से ये जीती, ये हारी, ये इतने उसके पोस्ट थे, मतलब सीट थे, इतने इसको मिले, इतने उसको मिले, हो गया ऐसा। लेकिन जब आप उसी को दूसरे मतलब किसी राइटर के व्यू से देखते हो ना, तो उसमें बहुत सारी गहराइयों को निकालता है। क्यों हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, और इस पार्टी के हारने की क्या क्या वजह रही होंगी, जीतने के क्या क्या वजह रही होंगी। तो जो ये सब चीजों को आप पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड ब्रॉड होता है। और जब आप में अगर ऐसे में कोई टॉपिक आ गया, मान लो CGPSC जो घोटाला बोलते हैं कई लोग, अगर उस टॉपिक पे आ गया, तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होगा ना कि CGPSC को जो रिजल्ट आया था उसको लेकर इतने बच्चों ने, छात्रों ने हड़ताल किया था, या जो भी किया था, तो उसका क्या क्या रीजन था। तो आप उसका अगर ऐसे में आया या कुछ भी आया तो आप उस पर लिख सकोगे। पर ये कब होगा, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे। तो एडिटोरियल जब भी पढ़ो, आप क्या करना, उसका एक अलग से बुक आपके पास कॉपी ऐसे के लिए भी होना चाहिए। तो ऐसे के लिए जब आप पढ़ते हो ना एडिटोरियल में, तो उसमें 3-4 लाइन ऐसे रहते हैं जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके हाथ में पेन होना चाहिए। आपको कोई चीज़ लगता है ये अच्छा है, आप उसको तुरंत अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखो, और हो सके ना तो एडिटोरियल के पेजेस को ना
फाड़ फाड़ के ना एक उसका फाइल ही बना लो। हाँ, तो क्या होता है, आपको काम आता है। जैसे मैं जब पढ़ी थी, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एक डेमो अपना ऐसे का एक बार मैंने लिखा था ऐसे प्रैक्टिस के लिए पर्यावरण प्रदूषण पे, और उसमें जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मेरा कॉपी चेक किया, तो उन्होंने देखा यार तुमने दिल्ली के बारे में भी लिखा है कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, या जो भी है सुबह कितना रहता है, शाम को क्या रहता है, उसके बारे में मैंने लिखा था। तो खुश हो गए, बोले इतनी, ये बहुत हटके चीज थी। ऐसे हर कोई वही लिखेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फैलता है, कैसे रोकें, कॉमन टॉपिक है। लेकिन अगर आप ऐसे एडिटोरियल्स पढ़े रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मुझे जो दिल्ली वाला चीजें था ना, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर, वो मैंने एडिटोरियल से पढ़ा था, इसलिए मैं वहां पे लिख पाई। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे नया चीज मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। दूसरा, एक आपको मंथली मैगजीन फॉर करंट, है ना, आपको अपना करंट भी अपडेट रखना है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स दे रहे हैं तभी करंट पढ़ें, मेंस के लिए भी आपको करंट चीजें पढ़ती रहनी चाहिए। तो मंथली मैगजीन लिया करो। इससे बहुत सारे मैगजीन्स हैं, जैसे पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण, मैं उसको देखती थी ना, मुझे बहुत मोटा लगता था ऑनेस्टली, तो मैं उसे कुछ ही पेजेस पढ़ पाती थी, तो और अगला महीना आ जाता था, फिर नया ले लिया। तो जब इसको पूरा पढ़े नहीं और दूसरा ले लिया तो फिर कोई मतलब निकला। अगर मंथली मैगजीन है मतलब उसको महीने में खत्म हो जाना है ना, कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में आप उस मैगजीन को पढ़ लो, एक हफ्ते में खत्म कर लो, ऐसा होना चाहिए। तो एक मैं अपना बता रही हूँ, मैं एक पढ़ती थी महासागर, हर महीने आता था महासागर की मंथली मैगजीन, आप पढ़ सकते हो। मैंने विमुद्रीकरण पे ऐसे लिखा था, उस समय 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। तो मैं बता रही हूँ, महासागर में जो मैंने विमुद्रीकरण के जो उसने दिया था, उसी के फैक्चुअल्स को मैंने अपने नोट्स में लिखे थे और उसी को ही मैंने एग्जाम में लिखे थे और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। क्या, और ऐसे में आपको एक चीज और रखना है, याद रखना कि आपका, चलो मैं इसमें ही बता देती हूँ कि इसमें आपको एक और पॉइंट होना चाहिए कि आपका राइटिंग कैसा हो। आंसर राइटिंग जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो उस पे, ठीक है, तो एग्जाम में लिख रहे हो तो आपका राइटिंग में ये होना चाहिए कि 2 नंबर के आंसर कैसे लिख रहे हो, 10 नंबर के कैसे लिख रहे हो, और ऐसे को कैसे लिख रहे हो। तो जब आप नॉर्मल आंसर राइटिंग करते हो तो 2 नंबर में ना, मैं बता रही हूँ, वो बोलते हैं ना, गांव में सुनोगे, तिल का ताड़ कर देते हैं, राई का पहाड़ कर देते हैं। ये कला आपको आनी चाहिए। तो जितना आप फैक्ट्स जानते हो उस चीजों को लेकर, वो सारी चीजें आपके 2 नंबर में ना, हर पॉइंट पे छोटा छोटा पॉइंट्स आप बना बना के, आपको अगर 10 पॉइंट पता है पूरे 10 लिख दो। ये मत सोचो कि 2 नंबर के लिए लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, नहीं। जितने उस टॉपिक में आप जानते हो, जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये एक टॉपिक होता है, तो उस पे क्या लिखोगे आप लोग, कौन से सेक्शन में आता है, मतलब कौन से आर्टिकल में आता है, कौन लगा सकता है, कैसे लगता है, प्रक्रिया क्या होती है, हटेगा कैसे, ऐसे 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे ना, और 5-6 पॉइंट्स आप लिख दो, ठीक है। और अगर वही आपको 10 नंबर में आ रहा है तो इसमें जो 6 पॉइंट थे ना, उस 6 पॉइंट को आप 6 हेडिंग बना दो और हर हेडिंग को थोड़ा फिर डील कर दो। तो ये क्या हो गया, ये आपका तिल था, ये तिल का ताड़ बन गया, है ना। तो आप अगर 2 नंबर की प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली आपके 10 नंबर में बहुत अच्छा आप लिखोगे। तो आपको तैयारी किसकी करनी है, 2 नंबर के हिसाब से। अब जब आप लिखते हो तो आपका राइटिंग कैसा होना चाहिए, हेडिंग कैसा होना चाहिए। आप मान लो यहाँ पे कोई हेडिंग दी है, ठीक है, हेडिंग के बाद अब ये इसका दूसरा लाइन है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, जो भी है लिखोगे। फिर अगला आप क्या करते हो, यहीं से लिखना शुरू करते हो, यहाँ से नहीं लिखना है, आप क्या करना है, यहाँ से लिखना, फिर अगले लाइन में यहाँ से लिखना। तो ये जो आपका हेडिंग दे रहोगे वो हाईलाइट होगा बिना अंडरलाइन किए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आपके पास अंडरलाइन का, वहां पे थोड़ा स्केल पकड़ के अंडरलाइन करोगे और हाथ से करोगे, आड़ा तिरछा होगा, वो खराब दिखेगा। तो बेस्ट क्या है कि आप उसके नीचे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, तो आपका हेडिंग अपने आप दिखने लग जाएगा। जब आप ऐसे भी लिखोगे तो ऐसे में भी आप ध्यान रखना कि अब तो 4 ऐसे हो गए ना, हमारे टाइम में अच्छा था 2 ऐसे लिखते थे और 2 में ही पूरा दिमाग झोंक देते थे। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन लिखो या ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखने से पहले आप क्या कर लो, उसका रूपरेखा
स्कूल में पढ़ते थे ना कि रूपरेखा बनाना चाहिए, रूपरेखा में पहले प्रस्तावना, फिर क्या है, फिर क्या है, सारे जो चीजें आप लिखते हो सबका आप पहले बना लेते हो। तो वैसे ही बनाना है, क्योंकि आप ऐसे लिखने जा रहे हो। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 होगा ना, एक ऐसे 50 नंबर की चीजें लिखने जा रहे हो और सीधा लिखना चालू कर दोगे और बाद में चीजें आती जाएगी उसको लिखोगे, तो कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा आप 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर है तो मान लो 40 मिनट भी एक ऐसे को आपको मिल रहा है, तो 40 मिनट में आपको अगर 40 मिनट में एक ऐसे मान लो लिखना पड़ा, तो आप 5 मिनट ना सोचो उसमें, भले ही 5 मिनट में भी अगर सोचने का टाइम ले रहे हो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपने अगर सही सोच लिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, तो आप बाकी 35 मिनट में बहुत अच्छा उसमें लिख सकोगे। लेकिन अगर आप सीधा लिखना ही शुरू कर दोगे ना, तो 10 मिनट लिखने के बाद में आप फिर सोचना पड़ जाओगे कि अब क्या लिखें। तो हमेशा उसका 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम लेके, है ना, हालांकि इसमें 2 मिनट लेना चाहिए, पर अगर 5 मिनट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप सोच लो कि आपका पहला पॉइंट क्या होगा, दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे, तीसरे में क्या लिखोगे। आपका पूरा अगर 10 पॉइंट है ना, और हमेशा ऐसे में सबसे पहले एक ऐसे ही ओवरव्यू टाइप से आपको बोलना है, घुमा फिरा के कोई चीज। दूसरे में अगर किसी चीज पे दिया हुआ है तो उसका आप उसको डिफाइन करो कि वो क्या होता है। जैसे नक्सलवादी है, तो नक्सलवाद अगर आप लिखना शुरू कर रहे हो तो आप पहले एक ऐसे भूमिका बांधो ना कि हाँ नक्सलवाद मतलब नक्सलवाद क्या होता है, उस पर बोलना नहीं शुरू करना है। आप ये बोल सकते हो कि जैसे देश तभी सुरक्षित रहता है जब वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है, तो बाह्य सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे इतने सारे सेना लगे हुए हैं जो भी है, तो बाहरी आक्रमण से या जो भी होता है उससे बचते हैं, तो बाह्य सुरक्षा होता है। आंतरिक सुरक्षा मतलब जो नक्सलवाद जैसी चीजें हैं उनसे अगर देश सुरक्षित रहा तो फिर वो आंतरिक सुरक्षा होगा। तो आपको ऐसे कुछ कुछ लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नक्सलवाद क्या होता है उसको डिफाइन करो कि नक्सलवाद क्या है। फिर अगला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर क्या लिखोगे, नक्सलवाद के कारण लिख लो। कारण के बाद फिर क्या लिखोगे, नक्सलवाद के उपाय बाद में जाना। मैडम पहले आप बताओ नक्सली घटनाएं कितनी सारी हो रखी हैं, तो कुछ तो घटनाएं मेन होगा ना, झीरम घाटी या और कुछ, तो आप कुछ घटनाएं लिख दो। फिर उसके बाद लिखो कि उससे बचने के लिए अभी तक कितने मतलब देश ने क्या क्या उपाय किए वो लिखो। फिर अपने उपाय लगा दो उसमें। फिर उसके बाद आपका एक कंक्लूजन लाइन होना चाहिए। कंक्लूजन में कभी भी जैसे ये तो नक्सलवाद है तो इसमें तो आपको उसका नेगेटिव ही ज्यादा लिखना है, लेकिन नेगेटिव लिखने से अच्छा आप ये लिखो कि उससे बचाव के लिए मतलब क्या करेंगे तो नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा तो क्या अच्छा हो सकेगा, ये ऐसे ऐसे करके आप अपना 5-10 चीजें वहां पे लिख लो। और हो सके ना तो कोई ऐसा कोट आप याद कर लो जो आप हर ऐसे में लिख सको। मैं 2-2 कोट दोनों ऐसे में लिखी थी, एक ऐसे लिखने से पहले और एक ऐसे लिखने के लास्ट में। आप कोट लिखते हो तो उसको आपके ऐसे को और बेटर बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसे का हो गया। और क्या बचा, और कोई टॉपिक बचा इसमें। हाँ, डेली पढ़ने में और क्या क्या पढ़ोगे डेली, मैथ्स के लिए हो गया, ऐसे के लिए हो गया, करंट अफेयर डेली जो पढ़ना है, न्यूज करंट अफेयर डेली आप क्या करो, न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते तो हैं लेकिन कई बार दिमाग से वो चीजें हो जाता, तो आप लोग इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, वो टेलीग्राम ग्रुप रहते हैं, उसमें डेली करंट अफेयर आता है, उसको पढ़ा करो। और हो सके तो करंट अफेयर को नोट डाउन किया करो अगर हो सकता है तो। नहीं तो आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो ना, तो मंथली मैगजीन में तो ऐसे ही आ जा रहा है, तो डेली का डेली उसको करंट को लिखने की जरूरत है नहीं है। अगर याद नहीं होता किसी को तो वो लिखा करे, लेकिन जो दिमाग में बैठ जाता है और नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। अब इसमें लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हो तो आप अभी तो 3 लैंग्वेज हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, तो आपको लैंग्वेज डेली पढ़ना है। ये मत सोचो कि हिंदी है भाई बचपन से पढ़ रहे हो तो आ जाएगा, अगर इस भ्रम में हो तो फिर गलत है ना। आपको लैंग्वेज को हिंदी ही क्यों ना हो आपको उसमें डेली पढ़ना है, क्योंकि कौन सा आपको विलोम शब्द, कौन सा पर्यायवाची शब्द वहां पे भूल जाओगे नहीं बता सकते, ठीक है। और हम लोग के टाइम पे तो संस्कृत भी था और वो अच्छा था, पता है संस्कृत बहुत स्कोरिंग था, मुझे तो अराउंड 45 प्लस ही मिला होगा
नो डाउट, क्योंकि संस्कृत बहुत, मतलब स्कूल में जिसका संस्कृत अच्छा है उससे संस्कृत बहुत अच्छा बनता है। तो छत्तीसगढ़ी में भी जो छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनको भाई गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं करके उसको पता होगा। लेकिन जिसको जो नहीं है छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड का, वो क्या करे, इसलिए इसको डेली पढ़ना है। और फिर छत्तीसगढ़ी में भी मेरे ख्याल से ग्रामर है ना, तो आप वो सारी चीज़ों को जब तक डेली नहीं पढ़ोगे ना तब तक याद नहीं होगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ तो एक बार बन भी जाएगा। इंग्लिश में वहाँ पे सिनोनिम्स पूछता है, मुझे लगता है यार कौन से बुक से लाके पूछा है, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है ना, रीज़न यही है। तो डेली आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। और खासकर उसके ग्रामर देख लो, उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पर क्वेश्चन लिखता है। हाँ, वो कितना सरल चीज़ है, लेकिन वो तभी बनेगा जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे। मैं बता रही हूँ, मैं 5वीं क्लास की एक बच्ची थी, है ना, 5th स्टैंडर्ड की, बस्तर में जब थी, वो नवोदय का एग्जाम दे रही थी, तो मैं उसको 15 दिन ही मैं उसको पढ़ा पाई। अफसोस होता है, उसको शायद 1 महीना पढ़ाते तो शायद उसका हो जाता, लेकिन उसने 15 दिन में भी बहुत अच्छा कर गया। उसके सिलेबस में था जी पूरा इंग्लिश का। मैं बोली इतना इंग्लिश, उसके 5वीं के नवोदय में जितना इंग्लिश था उतना तो हम लोग पीएससी में नहीं पढ़ते हैं। तो बताओ, अगर वो 5वीं की बच्ची अगर उतना पढ़ रही है और इंग्लिश में अच्छा ला रही है, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते वाला है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी डेली पढ़ना है। और क्या डेली पढ़ना है इसमें, रीजनिंग भी आपको डेली बनाना है। जितना भी सरल दिखे, अगर आप डेली प्रैक्टिस में रहोगे तभी वो आपसे बनेगा। तो आपको ऐसे छटिंग करना है कि और भी हो सकते हैं सब्जेक्ट जिनको आपको डेली पढ़ना हो, और ऑब्जेक्टिव डेली बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में आप हो सके तो संविधान के क्वेश्चन डेली बनाया करो। आप डेली कितने ऑब्जेक्टिव बनाते हो, डेली कितने ऑब्जेक्टिव बनाते हो, बना भी रहे हो? मैथ्स रीजनिंग तो ऑब्जेक्टिव कहाँ बनाते हो, उसका तो सीधा सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो 4 आंसर में सेलेक्ट करो वाला ऑप्शन ही नहीं रहता है। मैथ्स में तो सीधा सॉल्व करोगे सही आंसर आ जाएगा। तो आप डेली प्रैक्टिस में, ऑब्जेक्टिव में आपको डेली कम से कम 100 बोलूंगी, लेकिन 100 करते नहीं हो तो 50 तो करो। 100 करना चाहिए, लेकिन ये 50 तो करो। एकदम आदर्श वाला पढ़ाई की स्थिति किसी का नहीं होता है, पर एवरेज वाला तो रहना चाहिए ना। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज हो, 50 क्वेश्चन में दिन में नहीं बना रहे हो, तो प्रीलिम्स कहाँ से निकलेगा। प्रीलिम्स पूरा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, संविधान के क्वेश्चन बनाओगे, तभी वो एग्जाम में बन सकेगा। और जो आपकी किसी ने बोला था ना कि एक्यूरेसी वाली बात, एक्यूरेसी कहाँ से पता चलेगा जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे। और ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने टुटेजा का एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक लिखा था, तो उसमें क्या रहता था, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर रहता था। तो मुझे उससे बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे आंसर दिख जाता था कई बार, फिर दिमाग जितना काम करना चाहिए उतना करता नहीं था। तो इसीलिए मैंने फूड इंस्पेक्टर और बहुत सारे अलग अलग बुक्स ले लिए थे जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव बना। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या है कि आपने 50 क्वेश्चन, जैसे कोई एक सब्जेक्ट का लिए या जो भी मिक्स वाला ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मिक्स नहीं लिए तो एक सब्जेक्ट का ही ले लो। तो आप जैसे 50 क्वेश्चन बनाए है ना, 1 2 3, तो सबका आप अपने कॉपी में बनाते जाओ कि ए इसका बी आंसर, इसका सी आंसर, ऐसे करके लिखो एक पेज में। फिर उसके बाद जब 50 बना लो, तब चेक करो कि 50 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। खुद से नंबरिंग दो, जितना सही हो रहा है उसमें 2 नंबर दे दो, जिसमें गलत हो रहा है उसमें -1 कर दो। आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कितना नंबर मिल रहा है। 100 नंबर मिलना चाहिए, आप 30 नंबर मिल रहा है कि 40 मिल रहा है कि 50 मिल रहा है, एक आंकड़ा तो मिलेगा। और आप जो क्वेश्चन नहीं बना उस क्वेश्चन को 10 बार देखो, सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। सबसे पहली बात, अगर आपने नहीं पढ़ा है और नहीं बना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा है और नहीं बना है तब सोचने वाली बात है कि पढ़ने के बाद भी आपसे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऐसा क्या हो गया, उस टॉपिक में आपने क्या गलत किया कि आपसे नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को बना लिया, वहां पे सोच लिया, तो वो क्वेश्चन कहीं पे भी पूछेगा आपसे, फिर वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है। और जब बोलते ना, किसी ने बोला था कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की तैयारी सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि कितने सिलेबस कंप्लीट हुए। क्योंकि मेरे को लगता था कि हाँ
मैथ्स दिया मैंने मैथ्स बना लिया, ये दिया ये बना लिया। तो इतना मत सोचो कि सिलेबस क्लास में आके ही सिलेबस होगा, उसी भरोसे कभी नहीं रहना है। अपना खुद का भी एक पैरेलल आपको पढ़ाई चलते रहनी चाहिए, तभी आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। आप हर चीज क्लास के भरोसे रहोगे तो दिक्कत होगा। तो आपको खुद से भी पढ़ते रहना है ना, तो आपका बन जाएगा। और मेन चीजों को पढ़ो ना, वेटेज देख लो। जैसे मेरे से इकोनॉमिक्स शुरू में नहीं बनता था, प्रीलिम्स में मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, 2-4 क्वेश्चन उसके आए मैंने छोड़ दिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन मेरे से बनना था, है ना, तो उस पर मैंने फोकस किया। हालांकि फिर मेंस में इकोनॉमिक्स तो आना ही है भाई, तो फिर मेंस में मैंने जब कोचिंग में पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मेरे से इकोनॉमिक्स फिर बना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स बनाने का तरीका भी आपको ऐसे होना चाहिए। आप लोग कर रहे होगे, खैर बहुत सारी सबकी अलग अलग तैयारी हो रही होगी। और जैसे इसमें एक पेपर है, पेपर 7 लॉ वाला है, तो जब आप पेपर 7 पढ़ते हो ना, तो जनरली आपका उसमें अब आईपीसी सीआरपीसी तो बदल गया, अब 1 जुलाई से बदल जाएगा ना, तो आपको नया कानून देखना है। तो नए कानून को आपके सिलेबस में है कि नहीं उसको पहले चेक करना है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन वाइज पूछ लेता था, पर जो बाकी उस आपके लॉ थे उसमें क्या करता था, जनरली क्या पूछता था, लॉ के क्वेश्चन पेपर देखे हो, धारा मैडम उसमें पूछते थे, सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी में धारा पूछा था। आप अगर जो माइनर एक्ट्स पढ़ोगे उसमें जो दूसरे लॉ पढ़ोगे, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, या फिर और क्या क्या लॉ थे, टोनी प्रताड़ना, या और कुछ पढ़ोगे, सिविल अधिकार जो भी है, तो उसमें धारा नहीं पूछा था, उसमें आपको एक्ट्स को समझाने वगैरह के लिए बोला जाता था। या उसमें जैसे तो देखो हर आप एक्ट को पढ़ोगे ना, तो सबसे उसका जो सेकंड नंबर का सेक्शन रहता है उसमें जनरली सारे डेफिनेशंस रहते हैं। तो डेफिनेशंस में आप कुछ देखोगे ना इंपॉर्टेंट, आपको 4-5 समझ में आ जाएगा, तो आपको वो डेफिनेशंस, ठीक है, आपको डेफिनेशंस वहां पे पढ़ना है। लेकिन साथ में ना आप उसके मेन सेक्शन में, अब हर लॉ में आपका 30-40 सेक्शंस रहते हैं मिनिमम, जो एवरेज में है, तो सारे सेक्शन आप याद कर पाओगे नहीं, पॉसिबल है। सारे कौन से सेक्शन में क्या है ये याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो लॉ में जब पढ़ो ना, तो आपको मोटा मोटी मालूम होना चाहिए कि जैसे आप घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की ही बात कर लो, तो उसमें रहेगा कि उसमें पीड़ित व्यक्ति कौन है, पीड़ित यानी कि उसमें मेरे ख्याल से पीड़ित की जगह में व्यथित ना, जैसे व्यथित लिखा रहता है, तो व्यथित मतलब शब्द बदल गया है और मतलब वही है, तो जिसके साथ प्रताड़ना हुआ रहेगा वही पीड़ित होगा। इसमें एक संरक्षणकर्ता अधिकारी होता है, उसके कर्तव्य दिए रहते हैं, तो आप उसमें पढ़ोगे ना, तो आप दिमाग लगाना, भाई महिला है, महिला को कोई संरक्षण दे रहा है तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, उसको आवास, सुरक्षा, उसका फिनेंशियल वित्तीय वाला, और विधिक सेवा, तो ऐसे 5-6 आपको मोटा मोटे दिख जाएंगे, तो वही सब उसे कर्तव्य में आ जाते हैं। तो आप उसको ना जब पढ़ोगे ना, तो थोड़ा अपने नॉर्मल दिमाग से पढ़ना, एकदम ज्यादा लॉ ऐसे सोच के पढ़ोगे ना तो फिर ना हो गया, क्योंकि हम लोग लॉ नहीं कर रहे ना, हम तो पीएससी निकालने वाले हैं। तो आपको ओवरव्यू टाइप से पढ़ना है। और इसमें देखना जो सजा वाला एक सेक्शन दिया रहेगा जिसमें सजा दिया रहता है, दंड दिया रहता है, तो आप किसमें कितना दंड है वो थोड़ा देख लेना। मैक्सिमम सेक्शन में आपको दंड वगैरह पूछा रहेगा, ठीक है। तो आपको जब पूछता है कोई सेक्शन, तो किसी एक्ट को, तो आप उसमें ऐसे ही बता सकते हो। जैसे एक बार टोनी प्रताड़ना का मेरे ख्याल से डेफिनेशन ही पूछ दिया था, तो उसमें आपको परिभाषा भी ऐसा नहीं कि उसके शब्दों में ही पूरा एकदम हूबहू डेफिनेशन याद करना है, आप उसको समझो, अपने शब्दों में उसको बताओ। जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो डेफिनेशन को भी ना तोड़ तोड़ के बनाना। अगर आप डेफिनेशन को एज इट इज डेफिनेशन टाइप से लिखे रहोगे ना, तो याद करना मुश्किल है। हम लोग पुलिस ऑफिसर होके, मैं अगर मेरे को बोलेंगे कि 10 चीजों का पूरा डिफाइन करो, तो मैं हूबहू डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ये पता है कि उसके डेफिनेशन में मेन क्या क्या पॉइंट है जो होना ही चाहिए। अगर मैं चोरी का डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, तो चोरी में ये होता है कि
बेईमानी से, उसके जिसके कब्जे में उसके कब्जे से उसको उसकी स्वीकृति के बिना ऐसे ले जाना, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चोरी में है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी ना वैसे मोटा मोटी चीजें पढ़ना है कि टोनी है तो टोनी क्या होगा, उसको जो लोग समाज के लोग उसको टोनी बोलते होंगे या और क्या क्या बोलते हैं, उसको भी एक लाइन लास्ट में वही है। उसमें आप ये पढ़ोगे कि जो बुरी नजर से, काला जादू करके या क्या क्या करके लोगों पे प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, किसी एक आदमी को करेगा, किसी समाज को करेगा, किसी पशु को, किसी जीव जंतु को करेगा। तो ऐसे आपको तोड़ तोड़ के लिखना है, तो आपका डेफिनेशन ना फिर इजी जाएगा। ठीक है, मैं और कुछ छूटा, मेरे दिमाग में इतनी चीजें आ रही हैं। और किसी टॉपिक पे पूछना है साइंस का ना? जब साइंस पढ़ोगे ना तो आपका देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए थोड़ा एकदम सेम नहीं पढ़ना है ना। तो जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आपके कई सारे बुक में जो साइंस का दिया रहता है ना चीजें, उसी को पढ़ लो, सफिशिएंट है। पर जब आप मेंस में आते हो तो मेंस में आपका पढ़ने का थोड़ा सा बदलेगा। मेंस में आप क्या पढ़ना, जो आपका 10th सीजी बोर्ड का है ना, इसी बुक को पकड़ लो और इस बुक में उसका जिसका जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है उसको पढ़ लो। हम लोग जब दे रहे थे ना तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे केमिस्ट्री का है, कुछ कुछ टॉपिक के लिए 11th-12th का पढ़ाते थे, क्लास में ही पढ़ाए थे। पर मैं बता रही हूँ जो जो चीजें मैंने 11th-12th का पढ़ा था एग्जाम में, मैं उसको उसमें से किसी को भी लिख नहीं पाई क्योंकि वो दिमाग में उतना बैठ नहीं पाए। पर 10th का अगर आप पढ़ते हो तो 10th बहुत ईजी है, आप पढ़ो उसको और उसके नोट्स बनाओ। जब पढ़ोगे और बनाओगे ना तो अपने आप आपका इससे बन जाएगा। और अभी तो कितने टॉपिक कम हो गए हैं। जो हम लोग पढ़ते 2016 पीएससी मैंने दिया था, तो उस समय से उसका साइंस और अभी का साइंस बहुत कम हो गया है। आप क्योंकि साइंस और मैथ्स दोनों को एक ही सब्जेक्ट में ले लिया है, तो जैसे इसमें प्रकाश है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रकाश पढ़ोगे, लाइट पढ़ोगे तो इसमें परावर्तन पढ़ रहे हो, अपवर्तन पढ़ रहे हो, क्रांतिक कोण पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपके दिमाग में वो चीजें समझ गए तो इजी बनेगा। जैसे इसमें प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो इमेज को सिर्फ आप उसमें पढ़ते रहोगे ना ऐसा होगा वैसा होगा तो कभी नहीं आएगा। जब आप इमेज पढ़ो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये रेखा है, ये यहाँ पे लेंस है, ये कौन सा होगा। भाई लाइट इधर से आएगी तो ये प्रभाव इसमें आएगा ना, तो ये उत्तल हो गया ना, कॉन्वेक्स हो गया। अगर ऐसे रहता तो फिर वो अवतल। तो इसमें देखो, इसमें दो चीजें, आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओ आप बकायदा स्केलिंग करके ना आप उसमें करो कि जैसे ये इसका वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे फोकस है, तो अगर वो आ रहा है लाइट तो कब कहाँ से आएगा तो कहाँ से जाएगा, जब तक आप बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे। और इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल हैं, है ना, कि पहला कि अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है तो कहाँ से जाएगा, है ना, वक्रता केंद्र से आएगा तो शायद फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो कहाँ से जाएगा। ये 4-5 पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर जो ये इमेज का डायग्राम जो बुक में दिया ना वो खुद आप अपने आप बना सकते हो, बस समझना है कि बनेगा कहाँ पे। तो आप कोई भी दर्पण दे देगा ना तो आप उसी के हिसाब से बना सकते हो। तो साइंस भी बहुत इजी है, हमें लगता टफ है, जब तक आप उसको टफ समझोगे टफ है, लेकिन एक बार पढ़ लिए तो इजी है। बायो भी पढ़ोगे, बायो तो भाई बायो पढ़ोगे ना तो उसको सोचो कि हम अपने आप के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने आसपास की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे उस समय उतना नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। जैसे मैं किसी पौधे को भी देखती तो अच्छा हम लोग उसमें पुष्प का परागण ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसको आप सोचो ना कि अच्छा लाइव प्रैक्टिकल टाइप से दिमाग में सोचोगे। आप मानव संरचना उसमें देख लोगे, जैसे पाचन तंत्र का पढ़ते हैं, तो आप जब खाना खाते हो तो आप खुद सोचो यार पहले कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ जाएगा खाना, फिर क्या होगा, कहाँ से पचेगा, कहाँ से वो होगा। तो आप जब वैसे प्रैक्टिकल सोचोगे तो आपका बायो भी बन जाएगा, ठीक है, तो साइंस भी बन जाएगा। क्या होता है कि साइंस बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड के या हाँ जैसे क्लास होता है सब लोग क्या भी हाँ, नाम सुन के लोग पढ़, ये मैंने देखा है, साइंस लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि साइंस इजी है। लोग कितना वो बैठ के साइंस सब पढ़ते हैं। और साइंस देखो, आप ये सोचना कि आपको किसी 10वीं के बच्चे को पढ़ाना है, घर में भाई बहन होंगे, नहीं होंगे तो पड़ोस के भाई बहन होंगे,
किसी को भी पढ़ाना है, पढ़ाने के नजरिए से पढ़ोगे ना तो आपको साइंस इजी लगेगा, पढ़ने के नजरिए से पढ़ोगे ना तो टफ लगता है। तो हमेशा ना जो चीज समझ में नहीं आता उसको आप ये सोचो कि इसको आपको किसी और को एक्सप्लेन करना है, तो जब एक्सप्लेन करने के नजरिए से पढ़ोगे तो आपको जो चीज छूटा भी होगा ना वो भी आ जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग क्या करता है, अरे यार बच्चे ने अगर ये पूछा तो मैं क्या बोलूंगी, तो इसलिए फिर आपका दिमाग वैसे होता है। इवन साइंस में जनरली नंबर कम मिलते थे पहले, ऐसा सुनने में आता है, पर रीजन वही है कि पढ़े नहीं रहते ना अच्छे से। अब भाई अब जैसे बहुत सारी चीजों का वो रहता है, साफ करने वाला या जो भी धातु कर्म रहता है, धातु कर्म आप पढ़ोगे, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है कि पहले उसको धोना है, नॉर्मल कंकड़ पहले निकालना है, फिर और ये अशुद्धि निकालना है और अशुद्धि निकालना है, ऐसे स्टेप बाइज अगर नहीं पढ़े रहोगे तो वहाँ एग्जाम में जाके गड़बड़ लिखोगे, गड़बड़ लिखोगे तो नंबर भी गड़बड़ मिलेगा। तो आपको सीक्वेंस सही होना चाहिए तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, है ना, ठीक है। और ये मान के चलना कि अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, जब भी 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप मान के चलो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि देखो अभी मेंस में स्कोर कितना गया था, स्कोर देखे हो 800-900। अब भाई 800-900 तो हमारे टाइम पे जाता था 2016 में, अभी तो 1000 पार हो गया होगा, टोटल 1400 रहता है, 1400 रहता है, फिर आपका इंटरव्यू, तो कितना नंबर गया है आपको देखना पड़ेगा, और हर बार उससे नंबर ज्यादा ही जा रहा है, तो पिछली बार जितना नंबर गया था उससे आपको ज्यादा लाना है, तो आपका तैयारी भी उस हिसाब से होना चाहिए। और जब आप पेपर दोगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आप 4 नंबर का लिख रहे हो तो 2 नंबर मिलेगा, तो आपको उस सब्जेक्ट में अगर 200 का सब्जेक्ट है तो आपको कम से कम 150 के आसपास आपका नंबर है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, और उसी दिन आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि आपको कितना नंबर मिल रहा है, ठीक है। 4 दिन होते हैं पेपर, 4 दिन कितने पेपर, 7 पेपर, कैसे पढ़ोगे, एक दिन में 2 पेपर, रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के दिन कोई बुक पकड़ा है, जो भी पढ़ना है आपके कॉपी में रहना चाहिए, आपके खुद के हैंड राइटिंग में होना चाहिए, तो आप एक रात में आप उसको रिवीजन कर सको, उस लेवल तक आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए। और जब रिवीजन करो तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उठाना, मतलब छूटा नहीं रहना चाहिए। तो सिलेबस का पूरा देख लो, और सिलेबस कैसे रखते हो, 2 पेज में आता है, उसे 2 पेज को करके रखते हो। सबको सिलेबस याद है, सबको पूछ लूंगी मैं, है ना। और सिलेबस कैसे याद रहना चाहिए ये भी बता रही हूँ मैं। जब भी आप सिलेबस देखो ना तो आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस में हर सब्जेक्ट का आप एक पेज में लिखो, ठीक है। जैसे हर सब्जेक्ट बोल रही हूँ, हर पेपर नहीं, एक सब्जेक्ट को एक पेज में लिखो और उसके जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक्स को लिखो, अलग से आपका रहना चाहिए। इतना आपका एक बंच टाइप से ना आपका सिलेबस होना चाहिए जिसको आप पलटो। और जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें जैसे एक सब्जेक्ट है उसमें जैसे प्रकाश आ गया मान लो, है ना, प्रकाश एक टॉपिक है, साइंस का अगर बना रहे हो तो प्रकाश के भी और भी टॉपिक होते हैं। तो आपका ये चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, आप ऐसा नोट सिलेबस बना के रखो और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रहोगे ना तो सब में आप टिक लगाते जाओ, जिसका आपका नोट्स बनते जा रहा है। आप देखो कितने चीजों में टिक लग रहा है और कितनों में टिक नहीं लग पा रहा है। जिसकी तैयारी नहीं की होगी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर आप एक बंच टाइप से सिर्फ इसमें आप देख लिए पेपर, जैसे मान लो 4 इसमें मैथ्स में ये है, ऐसे साइंस है, ऐसे करके एक जगह अगर ऐसा रहेगा ना, और इसमें इतना छोटा छोटा टॉपिक तो रहता है, आप उसमें देखोगे इसमें टिक लगाओगे नहीं लगाओगे, आप अगर ये टॉपिक छूट गया आपको पता नहीं चलेगा और आपको टॉपिक भी याद नहीं होगा वैसे रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस आप खुद अपने हाथों से लिख के रखो या प्रिंट करके रखो, तो आप उसमें टॉपिक देखो, सारे टॉपिक आपके माइंड से गो थ्रू होना चाहिए। अगर आपने साइंस पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं, अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर पढ़ने और कितने बन रहे हैं, पूरा दिमाग में होना चाहिए, तभी याद होगा। थ्योरी में रहेगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक जो मैंने अप्लाई किया था वो सब मैंने आपको बताया, ये मेरा निचोड़ था, ठीक है। थैंक यू। लिखे तो 2 ही मिलेगा, तो फिर 10 में 10 नंबर वाले में कितना मिलेगा?
मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये हमें सोचना है कि 4 नंबर का लिख रहे हो तो 2 नंबर मिलना है। बहुत सारी चीज़ों में 4 नंबर का लिखोगे तो 4 नंबर मिलता भी होगा, पर मैंने अपने जितने मेंस के कॉपी मैंने निकाले थे, मैंने उसमें आरटीआई में निकाले थे सर, तो मैंने देखे थे अगर मैं 2 नंबर का लिख रही हूँ मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा लिखी हूँ, पर एक्चुअल में उसमें 1 नंबर मिलता था। तो इसीलिए 50% मान के चलते हैं कि 10 नंबर का लिख रहे हो तो 6 नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, 10 में 10 नहीं मिलता है। आप क्या सोच रहे हो कि आपने 10 नंबर का अटेम्प्ट किया तो आप ऐसे 10-10 करके आप 100 नंबर का बनाना सोचोगे, पर एक्चुअल में आप कितने नंबर का अटेम्प्ट किए हो? 70-80 नंबर का, जिससे मिलेगा आपको 50-60 नंबर। तो ये आपको आपके जो अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए आपको ये सोचना है। और मैं कभी और मौका मिलेगा ना तो मैं अपनी कॉपी भी दिखा दूंगी। नंबर कम मिलते हैं मेनली आप अगर हिस्ट्री ये सब लिखोगे, कोई भी सब्जेक्ट का लिखोगे, क्योंकि हम लोग वहां पे मेंस में भाई एकदम हूबहू बुक को छाप के आते हैं क्या? कोई नहीं आता है, पूरा चीज याद भी नहीं रहता है, लेकिन आप जो मन में आता है वो सब लिखते जाते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे छूट भी जाता है। तो वो छूटता ना, वो सबका वो अब चेकर के ऊपर है कि वो कितना नंबर दे रहा है। लेकिन मैथ्स में आपको पूरा नंबर मिलेगा, 20 नंबर है तो 20 नंबर पूरा बनेगा। इसलिए आपको मैथ्स को डेली पढ़ना ही चाहिए और मैथ्स को बनाना चाहिए। जिसको मैथ्स को डर लगता है ना वो और बनाओ, डर लगता है इसलिए बनाना चाहिए। और जिसका बनता है उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरे से मैथ्स बन जाता है। बनने के बावजूद भी आपको डेली बनाना पड़ेगा। और जैसे बुक में अगर 10 क्वेश्चन दिए और सेम टाइप के क्वेश्चन दिए रहते ना, तो ये मत सोचना जैसे बैंकिंग के देखोगे सेम क्वेश्चन, बस नाम बदल दिया, थोड़ा सा डाटा बदल दिया, आपको लगेगा यार सेम सेम है बन जाता। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में बनना चाहिए, भले ही सेम पैटर्न के हो। आप एप्टीट्यूड के लिए कोई सा भी बुक ले लो, जैसे एक फास्ट ट्रैक की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, पर बहुत मोटा है, उसको बनाने में सालों साल लग जाते हैं, तो लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन में भी और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देके उसको और बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा था, इसलिए मैं उस बुक को बनाती थी। और सबसे सिंपल मैंने जो मैथ्स बेसिक पढ़ा था, महिंद्रास की जो बुक आती है ना, मैंने बताया ना बैंकिंग से मैंने शुरू किया था, तो उसकी एकदम पतली सी बुक आती है मैथ्स की, एप्टीट्यूड की, एक पतली सी रीजनिंग की, मैंने उसी दोनों बुक को पढ़ा था और उसी क्वेश्चन बनाए थे, तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने बना लिए थे वाली बात है। तो आप बुक कोई सा भी रेफर करो, आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। RS अग्रवाल जैसे कई लोग मैथ्स के लेते हैं, तो RS अग्रवाल अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें पूरा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे सबको फॉर्मूला में फिट करके ही आपको उसे मैथ्स दिखाएगा। लेकिन मैथ्स को फॉर्मूला में अगर आप पढ़ोगे तो फॉर्मूला भूल गए तो आपका क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैथ्स को भी समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो आपको जैसे क्रय मूल्य को 100 मान लो, विक्रय मूल्य 120 हुआ, तो कितना % का प्रॉफिट हुआ? 20% का। लेकिन उसमें क्या करेगा, पूरा फॉर्मूला लगाएगा परसेंटेज के लिए। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए मैथ्स को भी, ठीक है। हिस्ट्री में तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन तो फिर याद नहीं पाता है, और क्योंकि जैसे राजा वाले का नाम कौन क्या चाहिए भी भूल जाता है। हाँ होता है ना, मेरे तो और होता था, मैं तो वैसे भी इंजीनियरिंग वाली थी। तो हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आप ना इसका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कि एक बनाओ कितने सदियां हैं। आप हिस्ट्री पढ़ोगे 170 ऐसे आपको सन देखना पड़ेगा डेट वाइज, तो आप सबसे पहले उस सीक्वेंस को लिखो, ठीक है, कि पहले जैसे सबसे पहले वो आपका क्या आया, हड़प्पा सभ्यता आया, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य वैदिक समाज आया, फिर ये आया, फिर वो महाजनपद आए, फिर ऐसे करते करते फिर आए, तो फिर 1600 यहाँ से, तो फिर आपका हिस्ट्री का पैच बदल जाता है, ठीक है। तो 1600 के बाद 1601 में क्या हुआ था, या 1700 में क्या हुआ था, है ना, 1919 में क्या हुआ था, ऐसे करके आप इसको सीक्वेंस पहले लिख लो, फिर उसके बाद घटनाओं को लिखो, क्या क्या मेन घटनाएं हुई थी, तो आपको एक स्टोरी समझ में आते जाएगा। जब तक आप स्टोरी टाइप से इसको नहीं पढ़ोगे ना हिस्ट्री को, तब तक आपसे नहीं बनेगा। मान लो स्वतंत्रता जो आधुनिक भारत का जो पढ़ते हो, तो उसमें गांधी जी के समय के ही जितने वो पढ़ोगे, आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि 1842 में क्या हुआ था आपका, सॉरी हाँ 1942 होगा ना, अभी मैं सोचूं 1942 में क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ था, फिर ऐसा क्या 1947 से पहले इस समय क्या क्या हुआ था। तो आप
वो ऐसे सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तभी आपका हिस्ट्री थोड़ा दिमाग में बैठेगा, नहीं तो हिस्ट्री में गड़बड़ होता है। और जब आप ऐसे सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, किसने पूछा था? हाँ, आप उसके सीरियल्स भी देख लिया करो, मूवी भी देख लिया करो, तो नाम याद हो जाएंगे। मैं जोधा अकबर का पूरा सीरीज मैंने ना मेंस की तैयारी के समय देख लिया था, तो मेरे को नाम याद हो गए थे। फैक्ट्स को लिख लिख के, तो इसीलिए तो सिनॉप्सिस पैटर्न में नोट्स बनाओ और वीकली उसको रिवीजन करो। वीकली रिवाइज करोगे आपने क्या क्या पढ़ा ना, तो वो आपको ध्यान में आते जाएगा। और ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव बनाना है ताकि वो आपके उसमें याद हो सके। ठीक है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे आपको फैक्ट्स याद नहीं होंगे। फैक्ट्स के लिए ही ऑब्जेक्टिव मेन याद होता है। और आप हिस्ट्री के लिए भी 2 नंबर का आंसर राइटिंग शुरू कर दो। 2 नंबर के आंसर राइटिंग करोगे तो आपको एक एक काल का दिखते जाएगा कि गुप्त काल की क्या क्या वो थी। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है जी, आप उसको पढ़ोगे ना 2-3 बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। मेरे से नहीं होता था पर हो गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब 2-3 बार पढ़ो हो जाएगा, है ना। 3 बार हो गया, नहीं याद हो रहा है तो आप ना उसके पढ़ने में मजे नहीं लेने हैं, उसको याद करना है। ये याद रखो कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको हिस्ट्री में कुछ MA भी कुछ और नहीं करना है ना। तो आप दिमाग में ये रखो कि उसके जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, और खुद से क्वेश्चन बनाना शुरू करो। और उसके ऑब्जेक्टिव कितने बना चुके हो? बस उतना ही बनाओगे तो उतना ही आएगा। आपको दूसरे बुक से ऑब्जेक्टिव लेना है, अलग अलग लो ऑब्जेक्टिव्स के। आपके पास तो इतने होने चाहिए बुक्स, सबको बना देना, है ना। और कुछ? हाँ, जैसे मैं ना क्लास जाती थी तो 2 सब्जेक्ट होते थे। जैसे मैं संविधान के साथ इंडियन हिस्ट्री, ये मैंने शुरुआत किया था, तो दोनों पढ़ते जा रहे थे। जो खत्म हुआ उसके बाद फिर CG हिस्ट्री उठा लो। 2 सब्जेक्ट लिख के चलते थे। 2 सब्जेक्ट के बाद 3-4 पढ़ोगे तो फिर वो हो जाता था। और जैसे छोटा छोटा है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इसको भी पैरेलल ले सकते हो क्योंकि उसे कम पढ़ना रहता है एक टॉपिक में ही, है ना। जैसे मैथ्स का बोलेंगे डेली बनाना करंट अफेयर में शुरू में तो इतना टाइम लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाते, मतलब नहीं पढ़ पाते, फिर रिग्रेट होता है आपको। इसीलिए तो टाइम टेबल बनाना है, इसीलिए ही टाइम टेबल बनाना है कि एक दिन में आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, और एक दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पॉसिबल नहीं होता है। जनरली 5 घंटे हम पढ़ते हैं, तो 5 घंटे में आप सेट कर दो कि 1 घंटा मैथ्स बनाना है, 1 घंटा रीजनिंग बनाना है, या फिर 1 घंटा में मैथ्स और रीजनिंग, 1 घंटा में सारे लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और 2-3 घंटा जो क्लासेस के चल रहे हैं। तो आपको ऐसे बांटना पड़ेगा समय। आप टॉपिक कितना कवर करना है करके सोचे रहो। शुरू में स्पीड धीरे रहता है, बाद में पकड़ेगा, लेकिन अभी आप टाइमिंग फिक्स रखो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना ही है, ऐसा, है ना। बाद में वो स्पीड ले लेगा ना तो आपको 1 घंटे में 2-2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, और जियोग्राफी में इंडिया का ब्लैंक मैप आता है, छत्तीसगढ़ का ब्लैंक मैप आता है। आप उसके 100 पेजेस आज ही खरीद लेना, रोज उस मैप में भरा करो। मैप में भरोगे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।